नमस्ते मित्रों। अभी जैसा कि एमपी टेट का एग्ज़ाम है और एमपी टेट के एग्ज़ाम में संस्कृत विषय की तैयारी में समस्या आ रही है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ये 100 प्रश्नों की मैराथन लेके आया हूँ। 100 प्रश्न जो है ये ऐसे मुख्य प्रश्न हैं जो प्रायः पूछे ही जाएंगे। और जैसा कि ये 5-10 दिन चलने वाला जो एग्ज़ाम है, लगभग 12 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। तो उस एग्ज़ाम में ये निश्चित ही प्रश्न इसके आएंगे। यहाँ पे हिंदी में प्रश्न है तो मैं संस्कृत भी इनके बतलाता जाऊँगा जिससे कि आपको सुविधा हो। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। आप डॉक्टर विक्रम देव के साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत के ये विशेष प्रश्न हैं जो कि आप के 15 नंबर की विशेष तैयारी के लिए ये प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। एक प्रयास जिससे जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उनको और अच्छी सफलता मिले और निश्चित ही आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में जो भी पढ़ा है उसको आप अपने पास रखिए, समझिए, उसको रिकॉल कीजिए, तो उससे और भी आपकी अच्छे से तैयारी होती रहेगी। तो पहला प्रश्न है यशो बलम शब्द का संधिच्छेद क्या है? तो इसे कहेंगे यशो बलम शब्द से संधिच्छेद। संधिच्छेद तो क्या कहेंगे? यशः प्लस बलम, यशः प्लस बलम। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहली संधि हो गई है विसर्ग संधि। विसर्ग से क्या हो जाएगा? इस विसर्ग संधि को हो जाएगा उ, और फिर उ को होने के कारण आ सा और उ मिलकर हो जाएगा ओ, और शब्द बनेगा यशो बलम। दूसरा शब्द देखिए। दूसरा प्रश्न है किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? देखिए, आप ये ना सोचें कि केवल कठिन कठिन प्रश्न ही आएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होगी यदि आप ऐसा सोचते हैं। तो कोई भी पेपर होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है? उसका पैटर्न होता है 50% सामान्य प्रश्न, 30% थोड़े स्तरानुरूप, और 20% क्वेश्चन होते हैं जो कठिन होते हैं। अब आप सभी का कठिन मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके हिंदी, संस्कृत, ये दोनों में ही काम आने वाले प्रश्न हैं। ये दोनों के लिए ही आप ये समझ लें। तो किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि। तीसरा प्रश्न देखिए। कौन सा संख्या शब्द सदा एक वचन में रहता है? देखिए, दिमाग का क्वेश्चन है। आप यदि सोचेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तो प्रत्येक प्रश्न को करते हुए याद रखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। सदा एक वचन। सदा एक वचन मतलब अब एक शब्द है तो वह उसमें एक का ही वर्णन किया जा रहा है, इसलिए वो एक वचन में चलेगा। दो होंगे तो द्विवचन में चलेगा, और तीन का जो है वो हमेशा 3 और 3 से आगे के रूप जो है वो बहुवचन में चलते हैं। तो ये ध्यान क्या रखना है, एक संख्या का सदा एक वचन में शब्द रूप चलेगा। अगला प्रश्न चौथा, ज्ञाने। ज्ञाने शब्द में कौन सी व्यक्ति है? तो ज्ञाने शब्द में सप्तमी व्यक्ति है। राम की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, बालक की तरह प्रयोग करेंगे। अगला चौथा प्रश्न, एक सर्वनाम शब्द के सभी व्यक्ति वचनों में कितने पद बनते हैं? देखिए, ये इसने एक सामूहिक प्रश्न कर लिया है। एक सर्वनाम शब्दांतर्गत सभी सर्व व्यक्ति वचनानाम कति पदानि भवन्ति, कितने पद होते हैं? तो ये आपको प्रथम व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक सर्वनाम शब्द को याद रखेंगे कि ये सप्तमी व्यक्ति की तक चलते हैं, संबोधन में प्रयोग नहीं होता है। तो 3 सातिया, तो ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी एक सर्वनाम शब्द के सभी व्यक्ति सभी वचनों में पद बना रहे हैं। ये बतला रहे हैं 21, ये बतला रहे हैं 18, तो बनेंगे कितने? पर वो 21 बनेंगे। अब अगला प्रश्न है छठा, पौराणिक। पौराणिक प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या है? पौराणिक में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति का मतलब है मूल शब्द, और प्रत्यय जो बाद में दिया गया है। तो पुराण प्लस ठग, पुराण प्राकृतिक शब्द है और ठग इसमें प्रत्यय है, तो उससे बनेगा पौराणिक, वृद्धि हो जाएगी। पुराण से जो संबंधित है उसे कहेंगे पौराणिक। सातवां प्रश्न, सार्वधाम शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? ये देखेंगे, बिल्कुल संस्कृत के उपपद व्यक्ति का प्रश्न है। सार्वधाम शब्द के योग में
तृतीया विभक्ति होती है। सार्वधातुक शब्द क्या है? साथ में, साथ के अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई? सार्वधातुक शब्द से हो गए का विभक्ति? तृतीया। अनेनैव, 8वां प्रश्न, अनेनैव अस्य शब्दस्य संधिच्छेदः अनेन प्लस एव, संधि कौन सी हुई? अनेन प्लस एव में संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। आ के बाद एक आने पर उसको आई हो जाएगा, अनेनैव वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखिए, जिघ्रति क्रियापद में कौन सी धातु है? जिघ्रति क्रियापद, ये क्रियापद धातु रूप, इसे धातु रूप भी कह सकते हैं, क्रियापद भी कह सकते हैं। तो इसमें धातु कौन सी है? घ्रा। घ्रा मतलब सूंघना, जिघ्रति सूंघता है। 10वां प्रश्न देखिए, अयोगवाह। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। बताएंगे जरा कौन कौन? पहला अयोगवाह में कौन सा आता है? विसर्ग, दूसरा अनुस्वार और तीसरा अनुनासिक। विसर्ग 2 बिंदी, अनुस्वार और अनुनासिक जो हलंत होता है और चंद्रबिंदु के साथ होता है, इनको कहेंगे। अब अगला प्रश्न 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुरुता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? गुरुता पदे प्रकृति प्रत्ययम लिखत। तो प्रकृति और प्रत्यय समझ गए थे, प्रकृति बतलाया मूल शब्द, तो गुरु प्लस तल, उससे बना गुरुता। तल का क्या होगा? तादेश हो जाएगा, ला हट जाता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। गुरुता भाववाचक अर्थ में, भारीपन में। गुरुता श्रेष्ठता अर्थ में भी प्रयोग होगा। इसी से अगले शब्द, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न 12, कर्तृ शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसका मूल शब्द क्या है? कर्तृ, और कर्तृ शब्द में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। 13वां प्रश्न देखिए, ये पूरा जो आपको सामने ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आ रही, ये लगभग 100 प्रश्नों की है। तो हम 100 प्रश्नों का ना कर अभी कुछ ही प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। और ये आपका सी-टेट, MP-टेट, UP-टेट, जितने भी टेट हैं संस्कृत से संबंधित, उन सब के लिए, तो उन सब की तैयारी भी आप इससे कर सकते हैं। पर विशेष रूप से अभी MP के वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर का, धात्री शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, गंभीर प्रश्न है। ये जो बिल्कुल हार्ड प्रश्न होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, उनमें से दिया है। तो धात्री शब्द का प्रथम व्यक्ति का बहुवचन में बनेगा धात्रिणी। अगला शब्द आया, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, परार्ध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। परार्ध किसे कहते हैं? बाद वाले, प्रातःकाल वाला शब्द पूर्वार्ध कहलाएगा और दोपहर के बाद वाला समय परार्ध कहलाएगा। द्वितीय भाग जो है उसे भी हम परार्ध कहते हैं। पर प्लस अर्धः, परार्ध शब्द, परार्ध शब्द से संधिच्छेद, पर प्लस अर्धः, परार्ध। संधि कौन सी है? देखिए बहुत सरल संधि है। संधि कौन सी है? तो पर प्लस अर्धः, इसमें दीर्घ संधि है। रा का आ और आ का आ मिलकर आ हो जाएगा, परार्ध शब्द बनेगा। 15वां प्रश्न देखिए, व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः, भाषा की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? देखिए अब आप कहो कि भाई कठिन ही प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कठिन प्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः, ये परिभाषा दी है पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने भाषा की परिभाषा दी है। क्या करते हैं? जिसमें हम वाणी से वर्णों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो व्यक्तवाचः ये हो गई भाषा की परिभाषा। व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। 16 प्रश्न, जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम में पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रमवाची। ये दिमाग पे चोट करने वाला प्रश्न है, दिमाग को उलझाने वाला प्रश्न है। तो क्रमवाची शब्द कहेंगे। क्रमवाची शब्द बताएंगे कौन है? अरे संख्या में जो क्रमवाची शब्द आते हैं, पहला, दूसरा, संस्कृत में प्रथमः, द्वितीयः, स्त्रीलिंग में कहेंगे प्रथमा, द्वितीया, नपुंसकलिंग में प्रथमम, द्वितीयम। ये याद रखना, बहुत सरल सा। नपुंसकलिंग क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? नपुंसकलिंग के जब शब्द बनाते हैं तो हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय बिना नहीं हो पाएगा। तो तमम, प्रथमम, द्वितीयम, ऐसे जो है तमाम प्रत्यय का प्रयोग करें। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है मित्रों? तो गुरुमुखी उसकी लिपि होती है। सरिता शब्द में कौन सी व्यक्ति का वचन है, कौन सा वचन है?
तो सरित शब्द, सरित मूल शब्द है। और कहा कि सरितः शब्द में कौन सी व्यक्ति और कौन सा वचन है। जब आप सरसरी निगाह से देखेंगे, सामान्य देखेंगे तो लगेगा कि प्रथमा है, एक वचन है, पर नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, पंचमी और षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे जो शब्द हमें कंफ्यूज करते हैं। तो एक कहा कि पंचमी व्यक्ति का, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, सरित हलंत मूल शब्द होता है, इसलिए ये भिन्न तरीके से आया। त्वम शब्दरूप पद किस शब्द से निष्पन्न हुआ है। देखो जब हम पढ़ते हैं ना शब्दरूप त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, तो कह रहे हैं कि ये त्वम शब्द किससे बना है। तो कहा कि युष्मद, युष्मद इसका मूल शब्द है। त्वम प्रथम व्यक्ति का एक वचन है और पुरुष में मध्यम पुरुष के एक वचन में प्रयोग होता है। तो कहा युष्मद, युष्मद का क्या बना, त्वम। 21वां प्रश्न देखिए, दात्री, दात्री प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या है। दात्री शब्द में वही प्रकृति प्रत्यय, दात्री मूल शब्द है, घीप प्रत्यय है जो स्त्रीलिंगवाची है, तो दात्री देने वाली स्त्री, दात्री मूल शब्द, घीप स्त्रीलिंग का प्रत्यय, इसका ई बचेगा और उमा और पा हट जाएगा, तो दात्री से बनेगा दात्री। क्वेश्चन नंबर 22, 4 संख्या का नपुंसकलिंग शब्द क्या है। देखिए संख्या के इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, पहले वाले प्रश्न जब हमने करवाए थे तो आपको मैंने बतलाया था कि 1 से 4 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग चारों में रूप चलेगा। 4 तक का तीनों में रूप चलेगा, पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में ही। परंतु इसके साथ एक मैंने विशेष बात बतलाई थी कि 5 से आगे के जो संख्यावाची शब्द हैं उनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रूप नहीं चलता, उनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, चतस्रः, पुल्लिंग में क्या बनेगा, चत्वारः, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, चत्वारी। यहाँ पे दिया गया है चत्वारी, तो नपुंसकलिंग में संख्यावाची शब्द हो जाएगा। गई प्लस अकः, 23वां प्रश्न, गई प्लस अकः क्या संधि बनती है। तो गई प्लस अकः अस्य संधि पदम किम, तो संधि पद क्या हो जाएगा, गायकः, आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा गायकः। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर क्या शब्द बन रहा है, गायकः, गई प्लस अकः संधि, आई को आय किसमें होता है, आई को आय जिसमें होगा वो होगी अयादि संधि, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। अगला 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, हसित्वा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है। हसित्वा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय, तो हस धातु है, त्वा प्रत्यय है, हसित्वा। अब ये ई कहाँ से आ गया, ये सेठ धातु होने से इसमें ई लग गया है। सेठ धातु एक अच्छा प्रश्न है, सेठ और अनिट धातुओं का प्रयोग होता है। सेठ कौन सी धातु कहलाती हैं, जो परिवर्तित नहीं होती, और अनिट कौन सी धातु कहलाती हैं, जो परिवर्तित होती हैं। सेठ में ई लग जाएगा, सेठ धातुओं में ई लग जाएगा, हस प्लस त्वा, तो ई नहीं है ना हस में ना त्वा में, फिर भी यह क्या हुआ, सा में एक ही मात्रा लग गई, तो इस सेठ धातु के कारण लगा, सेठ धातु होने से नियम आया। और त्वा का क्या हो जाएगा, का हट जाएगा, त्वा शेष बचेगा, हसित्वा। अर्थ क्या होगा इसका, हंसकर। पूर्वकालिक क्रिया को बतलाने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा, त और ल्यप, ये 3 प्रत्यय जो है पूर्वकालिक क्रिया को बतलाते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा। 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची शब्द रूप क्या होगा, नवदशतमी। पुल्लिंग में पूछा है तो 19वां के लिए नवदशतमी शब्द बतलाया। अगला प्रश्न देखिए, 95वां, 95 लिखा पर 95 कहते हैं का संस्कृत शब्द क्या है, पंचनवति ही। पंचनवति कहेंगे संख्यावाची, 95 के संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचनवति ही। अक्षी, अक्षी शब्द में कौन सी व्यक्ति है, तो अक्षी में है सप्तमी व्यक्ति। और 28वां प्रश्न देखिए, 50 संख्याओं वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, वो भी आएंगे आपके उसमें, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं 50 को, 50। 51 को क्या कहेंगे, 1 पर 49 को क्या कहेंगे, 9 48 को क्या कहेंगे, 48, थोड़ा सा भिन्न बनेगा तो देख लेंगे इसको। अगला 29वां प्रश्न, से प्लस क्वा जोड़ने पर क्या रूप बनता है। एक क्वा नहीं है, क्ता होना चाहिए। क्ता प्रत्यय में जैसे अभी बतला रहा था, तो श्री प्लस
टा बनेगा श्रुतः। श्रुतः का क्या अर्थ हुआ? सुन लिया। इसी से बना श्रुति। सुन सुन कर जब हम वेद परंपरा में वेदों के मंत्रों को आगे याद कर कर लेके चलते हैं तो श्रुति इसलिए उसे कहा गया है। तीसरा प्रश्न है अंता प्लस अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? अब ये वर्णमाला का प्रश्न आ गया। वर्णमाला को बिल्कुल ध्यान से रखें। 4 ऊष्म हैं, 4 अंतस्थ हैं और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। और स्वर व्यंजन स्पर्श इनका बिल्कुल आप देखिए। इसके लिए संस्कृत के कोई भी पेपर होते हैं, वर्णमाला, संधि, समास, ये सब आते ही आते हैं और उसके साथ संख्या भी होगा। संख्या का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग प्रयोग भी होगा। कोई भी पेपर हो तो इन प्रश्न पत्रों में आपको सामान्य रूप से इनकी तैयारी करनी चाहिए, करनी होगी। और अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? साधु और असाधु शब्द के योग में तो ये उपपद व्यक्ति का नियम है। तो उसमें कहा कि सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। वर्गों के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे गए हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए आप पढ़ते हैं, अब हो क्या रहा है कि ये प्रश्न आपको सामान्यतः पढ़ाया नहीं जाता, कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, पर फिर भी ये एक इसने संस्कृत की पूरी परंपरा को उठा के रख लिया है, पूछ लिया है कि वर्गों के आधार के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे गए हैं। वर्ग सुने हैं ना, किस में आते हैं? अभी मैं क्या कह रहा था आपको कि स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, इन सबको बारीकी से पढ़ें। इनके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। वर्णमाला के 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, तो किसके आधार पर कहा जाता है? इनका नाम किस आधार पर रखा गया है? तो क किसे कहते हैं? क वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें क ख ग घ ङ हो तो उसे क वर्ग कहेंगे। अर्थात क्या हुआ? प्रथम वर्ण के आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गों का नाम रखते हैं। और पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग है। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो वर्गों का नाम किस आधार पर रखा जाएगा? प्रथम वर्ण के नाम पर रखा जाएगा। प्रथम वर्ण के आधार पर क वर्ग, च पहला वर्ण है, ट वर्ग, ट पहला वर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। और एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। वो 5 ये इनका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। 33वां प्रश्न देखिए, आत्मानः शब्द में कौन सी व्यक्ति है? आत्माना का मूल शब्द क्या है? आत्मन। आत्मन का जो रूप चलाएंगे तो क्या चलेगा? आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। प्रथम व्यक्ति को कौन सा वचन है? ये प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। इसको याद रखना दोस्तों। सामान्यतः कन्फ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, उसको शांति से समझना है, सोचना है। देखते हुए हमें लगेगा कि ये प्रथम व्यक्ति का एक वचन है या लगेगा षष्ठी व्यक्ति का है, पर ये प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न क्या करें? स्थूल प्लस त्व जोड़ने से क्या बनेगा? स्थूलत्वम। स्थूल प्लस त्व जोड़ने से क्या बनेगा? स्थूलत्वम। त्व प्रत्यय का त्वम हो जाएगा और स्थूल प्लस त्व स्थूलत्वम। मोटे भाव को बतलाने के लिए त्व प्रत्यय कब प्रयोग किया जाता है? मोटे भाव को बतलाने के लिए। ये मोटा है, स्थूलत्वम है। रागवेण अहम शब्द का संधि विच्छेद है। रागवेण प्लस अहम बहुत सरल संधि है। संधि बताएंगे। कौन बतला रहे हैं? चलिए आप बतलाइए। हाँ, तो क्या बतलाया? आ प्लस आ मिलकर आ हो गया और ये दीर्घ संधि पहली ही संधि है दोस्तों। तो रागवेणाहम दीर्घ संधि, आ प्लस आ रागवेणाहम दीर्घ संधि हो गई। पहले इस संधि का ध्यान रखेंगे। 36वां प्रश्न देखिए, विना शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं इन सब में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये सबके लिए उपयोगी है। और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनको जरूर देख लें, इनका रिवीजन जरूर कर लें। तो क्या कहा? रागवेण प्लस अहम दीर्घ संधि। अब कहा बिना शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति है? उपपद का प्रश्न किया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि बिना योगे द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों व्यक्ति होती है। बिना शब्द से योगे का व्यक्ति? द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों होगी। रामेण बिना, रामाद बिना और रामम बिना, धनाद बिना, विद्यात बिना, विद्याम बिना, विद्यायाः बिना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें होगा। तो प्रश्न है 37वां, अहम शब्द पद रूप किस शब्द रूप से निष्पन्न हुआ है? मैं यदि यहाँ प्रश्न पूछता तो
ये प्रश्न का कठिन स्तर है। मैं सामान्य प्रश्न पूछता कि अस्मद का प्रथम व्यक्ति का एक वचन क्या बनता है, तो हम कहेंगे अहम। अस्मद मूल शब्द है अहम आवाम वयम। क्या बना? अहम आवाम वयम। इन शब्दों को देख लेंगे। और तो अस्मद का प्रथम व्यक्ति का एक वचन है अहम, द्विवचन है आवाम। अहम का क्या अर्थ है? मैं। आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो अगला प्रश्न देखिए, मोचे प्लस अनेन में संधि क्या है? मोचे प्लस अनेन। देख के घबराना नहीं है। तो आ के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सीधा बोलो ना, बताओ बताओ क्या होगा? मोचयानेन संधि, दीर्घ संधि। मोचयानेन में क्या हुआ? दीर्घ संधि हो गई। अगला प्रश्न क्या है? जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय कम है और आपको तैयारी बहुत करनी है। तो देख लीजिए, भाष धातु का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ सुभाषित, भाषा। तो किसे? बोलना। भाष धातु का सामान्य अर्थ क्या है? बोलना। और इसी से शब्द क्या बनता है? भाषा। इसी से बनता है सुभाषित, सुभाषितानि। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न। क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। तो लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि भी है। एक और भाषा कौन सी है इसकी लिपि है? मराठी। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी इन भाषाओं की लिपि है। अगला 41वां प्रश्न, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी व्यक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? एक जैसे मान लीजिए राम का शब्द रूप है। राम का शब्द रूप जब आप चलाएंगे तो उसका 8 व्यक्तियों में रूप चलेगा और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलेगा। तो ऐसे 8 तिया 24, चतुर्विंशति ये शब्द याद रखना। 24 बनेंगे एक शब्द के। तो इस प्रकार देखो आता है ना कि सबसे विशाल शब्द कोश किसका है? संस्कृत का है। कितने? 1 अरब 12 करोड़ 76 लाख शब्द। जहाँ डिक्शनरियाँ समाप्त होती है वहाँ पे तो संस्कृत की डिक्शनरी आरंभ होती है मित्रों। तो एक शब्द जो संज्ञा शब्द है, जैसे राम नाम है, तो उसके कितने पद बनेंगे? कितने पद बनेंगे? 24 पद बनेंगे। और 24 पद यदि एक शब्द के बन रहे हैं तो सोचिए कितना लंबा प्रयोग हो गया, कितना विस्तृत प्रयोग हो गया। तो ये इसलिए तो संस्कृत सामान्य नहीं है, पर हम लोगों ने, हमारी पीढ़ियों ने संस्कृत को दबाने का प्रयास किया। हमसे पहले की जो पीढ़ियाँ उन्होंने उसका संरक्षण नहीं किया और हम भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हम भी इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखना, इसको बढ़ाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो चलिए 24 पद हो गए। तो ऐसा सोचिए जितने नाम हैं उनके कितने पद हो जाएंगे। और ये तो केवल एक शब्द रूप का है। इनके जब अलग अलग प्रत्यय चलेंगे, अलग अलग प्रत्ययों में शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर उनके कितने रूप होंगे। उनके भी शब्द रूप बनते हैं तो वो कितने हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके विषय में एक विशेष कार्य किया है आंध्र प्रदेश के आचार्य देवव्रत जी ने। इस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने एक धातु से 10,000 शब्द बना के दिखलाए हैं। एक धातु से, और 10,000 नहीं, वस्तुतः उसका और विस्तृत वर्णन किया है। तो 1,00,000 शब्द एक धातु से बनते हैं। तो है ना आश्चर्य। तो संस्कृत बहुत सुंदर भाषा है, बहुत विस्तृत भाषा है, बहुत विशाल भाषा भी है, पर बहुत सरल भाषा भी। सरला संस्कृत, सुमधुर भाषा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 42वां प्रश्न, भी प्लस भज प्लस ल्यप क्या रूप बनेगा? तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होगा? मित्रों याद रखना, बिना उपसर्ग के ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, करना भी नहीं है, होगा भी नहीं। तो भी क्या है? भी उपसर्ग है, भज धातु है, विभज्य अर्थ क्या हुआ? विभाजित कर कर, बांट कर। तो 43वां प्रश्न देखिए, शक्ति प्लस मतुप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? शक्तिमत। शक्ति मतुप, पावर ऊ हट जाएगा, मत शक्तिमत। ये मूल शब्द बन रहा है, मूल शब्द बन रहा है। ये शब्द रूप नहीं है, ये पुल्लिंग का शब्द भी नहीं है, पर नपुंसकलिंग में ऐसा प्रयोग होगा। शक्तिमत पुल्लिंग का शब्द क्या बनेगा? शक्तिमान। और रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंतः। मित्रों याद रखना, मतु प्रत्यय पुल्लिंग से नपुंसकलिंग में चलेगा। तो पुल्लिंग में बना शक्तिमान। अगला शब्द क्या है? 44वां प्रश्न कह रहे हैं, क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? अब क्रमवाची जो शब्द है, एक होता संख्यावाची शब्द, एक होता संख्यावाची गणना और एक क्रमवाचक संख्या।
एक गणनावाचक संख्या और एक क्रमवाचक संख्या। संख्या के दो रूप है, एक गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक जो है वो केवल 4 तक पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होगी, पर क्रमवाचक जो संख्या है वो कितनी ही हो, वो तीनों लिंगों में होगी। क्योंकि पुरुष पुल्लिंग भी एक वचन से सहस्रों लाखों अरबों तक होता है, और स्त्री में भी एक वचन स्त्रीवाची शब्द भी, स्त्रीवाची संख्या क्रमवाची भी, ये भी लाखों तक होते हैं, करोड़ों अरबों होंगे। तो इसलिए क्रमवाची तीनों लिंगों में चलते हैं। ये विभाजन है, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, पर मित्रों बड़ा गंभीर प्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न को पढ़ के घबराना नहीं, समझने की कोशिश करना है। देखो होता क्या है, पहले ही आपने जल्दीबाजी करनी, जल्दीबाजी नहीं, प्रत्येक उसको सॉल्व करते हुए शांति से करना है, धीरे करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो तीनों लिंगों में इसके क्रमवाची संख्या के रूप चलेंगे। अगला प्रश्न 45वां, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? अब देखो इसने कहाँ उलझा दिया है, क्या कहना चाह रहा है। अभी प्रश्न तो सामान्यता है, पर जब उसमें ऑप्शन देगा तो आप क्या करेंगे? स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते? अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ स्वरों को किससे बोला जाता है? प्राय कंठ से बोला जाता है। व्यंजनों को किससे बोला जाता है? व्यंजनों को स्पर्श के साथ पूर्ण शक्ति से बोला जाता है, नाभि से आरंभ होता है, पर ये क्या कहता है? अंतस्थ, ये हृदय से बोले जाएंगे। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं बताओ? या रा ला व, ये अंतस्थ से बोले जाएंगे। तो इसलिए प्रश्न घुमा के कर रहा है, तो ये प्रश्न आपके सामने भी आएंगे, है ना, तो इसलिए जरा सावधानी से करें। चाहे 46वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जीर्ण वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं ऊष्म। घर्षण जो हो रहा है, जहाँ गर्मी हो रही है, जहाँ ऊष्मा हो रही है, उन्हें ऊष्म कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण? 4 वर्ण हैं, स श सा हा, ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। ये किसके भेद हैं? ये व्यंजन के भेद हैं। ये किसके भेद हैं? ये वर्णमाला के भेद हैं। ये संस्कृत हिंदी वर्णमाला के भेद हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है, अभी ये प्रश्न आया था। तो भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है। 48वां, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? याद रखना, ये हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सबके लिए प्रयोग हुआ। तो भाषा शब्द किस में बना है? भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? ओम। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में होता है, कौन बतलाएगा? लिखित और मौखिक। और 49 क्वेश्चन, प्रश्न 49वां क्या कह रहा है? क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो तमी प्रत्यय कहा, तमी प्रत्यय जुड़ जाए क्रमवाचक संख्या बनाने के लिए। ये याद रखना, क्रमवाचक शब्द को याद रखना। देखो प्रश्नों को करते हुए हमेशा क्या करना है? उसके जो टेक्निकल वर्ड है उसे पकड़ना है। जब आप उसको पकड़ पाएंगे तो कर पाएंगे। तो क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में तमी प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे पंचनवति तमी, पंचनवतमी। अगला, वर्ष सतही प्लस अपी, क्या संधि है? वर्ष सतही प्लस अपी का संधि वर्तते? वर्ष सतैरपि। संधि का नाम बताएंगे। संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का कौन सा वेद है? रत्व विसर्ग संधि। विसर्ग को क्या हो गया है? रा हो गया, ठीक है। अब कहते हैं चंद्रमसी शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो बेटे तो दोस्तों मित्रों, ये हो गए 50 प्रश्न हो गए हैं। 51 प्रश्न और हम कर लेते हैं। और आज का ये जो प्रश्न 100 की जो है सीरीज थी, पर हम 50 ही कर रहे हैं। 50 के बाद सेकंड 51 से आगे वाली और भी लेकर आएंगे। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। जितने भी परिचित हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 9वीं 10वीं 8वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको भेजिए, सबके लिए है। और आप अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। मित्रों लिख लेना, केवल पढ़ के बैठ जाना ही सब नहीं है, उसका रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। आपको पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। पुनरावृत्ति कीजिए, शांत मन से कीजिए, बिना घबराहट के कीजिए। अभी समय है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया सो मर गया। तो इसलिए क्या करना है? बिना घबराए शांत चित्त होकर
मैं एक विशेष बात बतला दूँ, वह क्या है? पढ़ना और टेंशन में पढ़ना, ये दो भेद है। पढ़ना और टेंशन में पढ़ना, तो दोनों में क्या होगा? यदि आपने टेंशन ले लिया तो पढ़ना पीछे छूट जाएगा, और पढ़ना ही पढ़ना जारी रखेंगे तो पढ़ना पढ़ पाओगे, आप समझ पाओगे। तो बिना टेंशन के पढ़ना, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। शांति से, धैर्य से, जो पढ़ रहे हो उसे शांति से पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो, एकाग्र होकर पढ़ो। अन्यथा क्या होगा? मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, तो जो सामने है वो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ेंगे तो पर दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? धीरे धीरे, शांति से, एकाग्रता से उसे पूरा करना है। और जो पढ़ रहे हो उसे शांति से पढ़ो, शांति से समझो। तो इसको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसका आप रिवीजन करेंगे। ये सामान्य प्रश्न हैं जो हर एक के लिए प्रयोग में आने वाले हैं, लाभकारी हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और इस आग्रह के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगले इसके सेकंड पार्ट में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।